हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी भूगोल खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। हालांकि ये डेडिकेटेड क्लास एमपीपीएससी के लिए है, लेकिन किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? किस इंडस्ट्रियलिस्ट को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कौन सा व्यक्ति है? दादा भाई नौरोजी, जमशेद ए ईरानी, एम विश्वेश्वरैया, विक्रम साराभाई। तो कौन है वो? जमशेद जे ईरानी, जिन्हें भारत का इस्पात पुरुष स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्वेश्वरैया जी को भारतीय इंजीनियरिंग का पिता कहा जाता है और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। डिटेल देख लेते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को भारत का स्टील मैन, ये भारतीय उद्योग जगत के जनक के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। दादा साहब भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, एम विश्वेश्वरैया को भारत में इंजीनियरिंग के पिता के रूप में जाना जाता है और विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष के जनक के रूप में जाना जाता है। ये चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत ये किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन में देखें, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत। डिटेल देख लेते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तरी अमेरिका राकीज पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनते रहते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? यहां पे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा बेसिन। प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो ये गंगा बेसिन है। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, तो गंगा बेसिन है। यहां पे पूछा गया है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, तो ये गोदावरी बेसिन है। ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में है गोदावरी बेसिन, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। डिटेल देख लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये गोदावरी नदी में स्थित है, गोदावरी नदी बेसिन है। ये दक्षिणी प्रायद्वीप में स्थित है। उद्गम स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अलग से भी पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये गोदावरी नदी है। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की बोले या दक्षिण भारत की बोले, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, साउथ मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? ऑप्शन में देखें, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम की पहाड़ियां या डोडा बेट्टा। तो कौन सी है? ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कार्डेमम की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी अन्य डिटेल देख लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है कार्डेमम पर्वत श्रेणी। ये कहां पे? पश्चिमी घाट, केरल राज्य में स्थित है। इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि इलायची की पहाड़ियों के नाम से किसे जाना जाता है, तो कार्डेमम पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये डोडा बेट्टा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या बोले तो दक्षिण भारत का एवरेस्ट अनाईमुड़ी को कहा जाता है। यह भी प्रश्न अलग से बन सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या दक्षिण भारत के एवरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये अनाईमुड़ी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, पाक जल डबरू मध्य किनके मध्य स्थित है? पाक
जलडमरू मध्य, पाक स्टेट किसके मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत मालदीव के मध्य? तो किसके मध्य स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। ये है पाक स्टेट, ये भारत है और ये श्रीलंका है, इन दोनों के मध्य स्थित है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य से और श्रीलंका का एक जाफना जिला है, वहां से एक दूसरे को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छोड़ता है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अधिकतर राज्य की सीमाओं को टच करती हैं, छूती हैं? ऑप्शन में देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यह सर्वाधिक राज्य की सीमाओं के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ये 9 राज्यों की सीमाओं के साथ अपनी सीमाएं जो है वो साझा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के एक राज्य में फैली है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत के एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन में देखें, अरावली। अरावली ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन गलत हो जाता है। अजंता पर्वत श्रृंखला ये भारत के मध्य महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, यहां पे स्थित है। तो यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अजंता पर्वत श्रृंखला जो है भारत के एक राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सतपुड़ा की बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सह्याद्री ये दक्षिण भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। डिटेल देख लेते हैं। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में फैला हुआ है या औरंगाबाद जिला में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में फैला हुआ है। इसके अलावा अरावली पर्वत से एक फैक्ट और है कि यह दुनिया के सबसे पुराने या प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पीओके में स्थित है। तो इस तरह से पर्वत श्रृंखलाओं के बहुत सारे फैक्ट यहां पे कवर हो रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्ट्रोम्बोली क्या है? स्ट्रोम्बोली है एक, स्ट्रोम्बोली क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, निर्वापित ज्वालामुखी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही है? यह जागृत ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी, ये इटली के पास स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लीपरी द्वीप पर स्थित है। कहां पे स्थित है? इटली के उत्तर में लीपरी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली के कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत के दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से अलग करती है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या नीलगिरी। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? यह विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वतमाला है जो भारत के दक्षिणी भाग को उत्तर भाग से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिणी भाग से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा का मैदान जो ऊपर है और दक्कन के पठार जो दक्षिण में है, इनको अलग करता है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के समांतर फैली हुई है। कहां पे फैली हुई है? उत्तर में और मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के समांतर। इसको मैप में देख लेते हैं। यह विंध्याचल पर्वतमाला है जो भारत के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है प्रश्न। भारत और नेपाल के मध्य अभी सीमा विवाद कुछ हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? सरयू नदी, रामगंगा नदी, काली नदी या पिंडार नदी? तो कौन सी नदी है? ये काली नदी है। भारत और नेपाल के मध्य एक सुगौली की संधि हुई थी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, और वो कौन सी नदी है? वो काली नदी है जो सीमा रेखा बनाती है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा को साझा करती है या सीमा बनाती है। अन्य नाम से इसको जाना जाता है महाकाली नदी या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और नेपाल के बीच खुला हुआ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है और इनके मध्य एक अंतरराष्ट्रीय निर्धारण से संबंधित 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। यही संधि के आधार पर सीमा निर्धारण होता है, जिसमें हिमालयी भूभाग और सिंधु गंगा के मैदान सम्मिलित हैं। काली नदी का उद्गम स्थल भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी नामक स्थान से माना जाता है। नेपाल की बात करें तो राजधानी क्या है? काठमांडू है, और मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात कर रहा है। यहां पे देखें, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में हैली के नाम से इसको बनाया गया था। हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था। सबसे बड़े की बात करें तो ये हेमिस नेशनल पार्क है, हिम तेंदुए के लिए संरक्षित है। किसके नाम से? हिम तेंदुए के लिए संरक्षित है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा नेशनल पार्क है तो साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला और बिंद क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा पठार स्थित है? यह मालवा का पठार स्थित है। मालवा प्लेटी जो है अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में स्थित पठार है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये बिंद पर्वत श्रृंखला है। इनके मध्य में ये वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार है और यहीं से होकर कर्क रेखा निकलती है। डिटेल देख लेते हैं। मालवा का पठार उत्तर मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड उपभूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से ये घिरा हुआ है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। मालवा जो नाम दिया गया है वो संस्कृत के शब्द मालव से आया है, जिसका मतलब क्या है? लक्ष्मी का निवास का हिस्सा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी नोट कर लीजिए। भारत के भौगोलिक स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भौगोलिक स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन है जो बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा विभाग है? ये सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत के भौगोलिक स्थलाकृतिक मानचित्र वगैरह को बनाता है, यही संगठन है जो इसका निर्माण करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। गठन इसका 1767 में 1767 में हुआ था और मुख्यालय कहां पे है? तो ये देहरादून में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित हेतु इसका निर्माण किया गया था। कौन सा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद है जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? जीआई टैग। जीआई टैग किसको दिया जाता है? एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष उत्पाद को दिया जाता है। और ये उत्पाद प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा उत्पाद है जिसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था? कौन सा है? बासमती चावल, मालाबार कॉफी, दार्जिलिंग चाय या भारतीय रबड़? तो कौन सा है? ये दार्जिलिंग चाय है। दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त हुआ है। इसको 2004 में भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है। जीआई टैग क्या होता है? इसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होने वाले सामानों या उत्पादों को पहचान प्रदान करने के लिए
किया जाता है। मुख्य रूप से यह कृषि उत्पाद हो सकता है, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद भी हो सकता है, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? वो कौन सा स्थल है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? कौन सा स्थान है? यहां पे ऑप्शन में देखें, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। तो कौन सी जगह है? ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जगह है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी में तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है और इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो फैक्ट इसको भी नोट कर लीजिए, त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी पहले कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था और इस स्थान पर विवेकानंद स्मारक भी स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह विवेकानंद स्मारक है, इसी कन्याकुमारी में स्थित है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट्स किस नगर से होकर गुजरती है? पहला प्रश्न यही बन जाता है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट। और ये किस नगर से होकर गुजरती है? ये 82 डिग्री 30 मिनट्स है नागपुर, दिल्ली, पटना या प्रयागराज। तो कौन से नगर से होकर गुजरती है? ये प्रयागराज। प्रयागराज के पास एक मिर्जापुर जगह है, वहां से होकर गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। डिटेल देख लेते हैं। भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा जो है प्रयागराज के नजदीक एक मिर्जापुर जगह है, वहां से गुजरती है। यही मानक मेरिडियन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी निर्धारित होता है। इसी मानक रेखा से क्या निर्धारित होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश है? ऑप्शन में देखें, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो कौन सा देश है? ये बांग्लादेश है। ये लगभग 4000 किलोमीटर से ऊपर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। कौन सा? बांग्लादेश। सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लंबी की बात करें तो बांग्लादेश, और यदि सबसे कम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान। दोनों फैक्टों को नोट कर लीजिए। डिटेल देख लेते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा होती है। यह सीमा कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि की सीमा है। इसके अलावा भारत की अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा को देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की। उसके बाद चीन है 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ज्यादा और सबसे कम को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा यह किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल घाट या अरावली? तो कौन सा? ये अरावली पर्वत श्रृंखला में पीपली घाट दर्रा स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पीपली घाट दर्रा जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान पे ये पर्वत श्रृंखला स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक कितनी है? तो लगभग 800 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक चली जाती है। इसी पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू शिखर, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि माउंट आबू शिखर कहां पर स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला पे ही स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना
का जो निर्माण किया गया था वो किस नदी पर किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन में देखें, भाखड़ा नदी, कावेरी नदी, दामोदर नदी या कोयना नदी। तो कौन सी नदी पर निर्माण हुआ था प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का? ये दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। इस परियोजना को 7 जुलाई 1948 में ये अस्तित्व में आई थी। कब ये आई थी? 1948 में। सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ का रण है। ये कहां पे स्थित है? गुजरात में। सबसे छोटा आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। और पहला आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में देखें, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल या सैडल पीक। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये सैडल पीक। सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये सैडल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं, अंडमान द्वीप समूह में सैडल पीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। यह उच्चतम बिंदु है और सैडल पीक नेशनल पार्क में ये घिरा हुआ है। कहां पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक सैडल पीक नेशनल पार्क है, वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कच्छ का रण गुजरात या डिब्रू सैखोवा आसाम। तो कौन सा है? यह कच्छ का रण गुजरात है, जो भारत का सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये कहां पे स्थित है? गुजरात में कच्छ का रण स्थित, ग्रेट रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल ये किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध स्थल होते हैं, लेकिन निकट भविष्य में उनके अस्तित्व पर संकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। जैव विविधता का तप्त स्थल इसमें से कौन सा है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या दक्कन का पठार। तो कौन सा है? यह पश्चिमी घाट है। जैव विविधता की दृष्टि से काफी संपन्न स्थल है, लेकिन निकट भविष्य में इसके अस्तित्व को संकट है। जैव विविधता का तप्त स्थल डिटेल देख लेते हैं। जैव विविधता का तप्त स्थल वे स्थल कहलाते हैं, वे जगह कहलाती हैं जो जैविक विविधता के मामलों में समृद्ध होती हैं, जहां कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसके अस्तित्व पर खतरा बना रहता है या खतरा होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। भारत के जो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी, मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। यहां पे ऑप्शन में पश्चिमी घाट आया था, तो इसको टिक कर दीजिए। इसके अलावा ये चारों जैव विविधता हॉटस्पॉट को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन में देखें, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कौन से? ये अटलांटिक महासागर, मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भूमि तट नहीं है। सारगैसो सागर का नाम सरगासम से लिया गया है। एक प्रकार की समुद्री शैवाल होती है, एक तरह का भूरा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला समुद्री शैवाल होता है सरगासम, और इसी के नाम पर इसका सारगैसो सागर नाम पड़ा है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी, उत्तरी विस्वती धाराओं के बीच एक शांत जल क्षेत्र है। सारगैसो सागर का उल्लेख जो सबसे पहले किया था वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए, किसने किया था सबसे पहले? क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी,
प्रश्न यही बन जाता है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कौन सी है, तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। किस शहर में स्थापित की गई है? कौन सा शहर है? अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन या प्रयागराज? तो कौन सा शहर है? ये उज्जैन शहर में, महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध उज्जैन शहर को में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। कौन सी? उज्जैन, उज्जैन शहर में। महाकाल की नगरी भी बोला जाता है, कालिदास की नगरी भी बोला जाता है। सिंहस्थ का मेला जो प्रति 12 वर्ष में लगता है, तो वो भी उज्जैन शहर में लगता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। और यह घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी ये कहां पे स्थित है? सांची में। विश्व का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये भोपाल में है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां पे स्थापित है? उज्जैन में। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो ये कोझिकोड है। भारत का पहला संगीत शहर कौन सा है? ग्वालियर है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कौन सा है? कहां पे स्थित है? दिल्ली में। और बरहत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये कौन सी है भारत की? तो ये कोलकाता में है, बरहत नहीं है, ये भारत है। भारत की पहली अंडर मेट्रो ट्रेन कौन सी है? तो ये कोलकाता में है। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? यहां पे कुछ क्षेत्र दिए हैं, उनमें से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है? देखते हैं। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, आसाम क्षेत्र या मध्य भारत का क्षेत्र? तो कौन सा क्षेत्र है? ये सिंधु क्षेत्र है। ये थार का मरुस्थल पाया जाता है, इसी सिंधु क्षेत्र में पाया जाता है। यही क्षेत्र है जहां पे मरुस्थल है। इसके अलावा गंगा क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, आसाम क्षेत्र नदियों से भरा पड़ा है। मध्य भारत का क्षेत्र ये मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, भारत में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये भी थार है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख भारत में स्थित है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये लद्दाख में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये विश्व का देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये आटाकामा चिली पेरू में स्थित है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी चीन मंगोलिया में स्थित है। चीन मंगोलिया वाले क्षेत्र में गोबी है, ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह से अन्य क्लास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस सभी की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।